बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। थोड़ी सी देर होगी इस वीडियो को अपलोड करने में। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था और उसके बाद चैनल में बाकी वीडियोस लोड करा था। आप देख सकते हैं, उनकी लिस्ट नीचे मौजूद होगी। तो बात चल रही थी स्ट्रोक से मुतालिक, फॉलेज के अटैक से मुतालिक, और फॉलेज के अटैक से मुतालिक मैं पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप नीचे आके स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं। तो बात पहुंची थी कि स्ट्रोक हो गया, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, अब उसकी कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक की क्या क्या हो सकती हैं। ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगी कि किस बारे में बात हो रही है। तो सजेस्टेड मैं ये करूँगा कि आप पहले वो जाके वीडियो एक बार देखें। स्ट्रोक अगर आपको होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक वो कॉम्प्लिकेशंस जो विद इन आवर्स टू डेज आती हैं, और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स आपको टॉलरेट करनी पड़ती हैं। जो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले विद इन आवर्स टू डेज आती हैं, उसमें सबसे पहले तो जी आप लोग फिल्मों में, ड्रामों में अक्सर देखते हैं कि फॉलेज का अटैक हुआ, उसके बाद पेशेंट कोमे में चला गया या बेहोशी में चला गया। तो दैट इज़ वन थिंग। और स्ट्रोक के बाद अगर पेशेंट बेहोशी में जाए तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन, और उसका फ़ौरन फिर उसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि जब आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुकती है तो ब्रेन केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। दैट इज अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक। आपको कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, आपके दिल की धड़कन बंद हो सकती है कभी। जब आपको स्ट्रोक होता है तो आपको स्वॉलो करने की ताकत या आपकी कुव्वत जिसके ज़रिए आप खाना निकलते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी मुंह के पीछे थूक वगैरह अगर जाता है तो वो फेफड़ों में जाके आपको इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। इसी तरह अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, आप गिरते हैं तो आपको हेड इंजरी होने का खतरा होता है। कई दफ़ा हेड इंजरी के बाद स्ट्रोक हो जाता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है वो है कि स्ट्रोक के बाद लोगों को झटके लग सकते हैं, जिसको सीजर्स कहते हैं। जो मर्गी के मरीज़ों को होते हैं उस तरह के सीजर्स हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो विद इन अ फ्यू आवर्स टू डेज़ हो जाती हैं। इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इनको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले जी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पता होना ज़रूरी है कि इनको मैनेज कैसे करना है, और इस हर कंडीशन की मैनेजमेंट सेपरेटली होती है। वो डिफरेंट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर मैं डिस्कस करूँगा बहुत लंबी हो जाएगी। क्या हुआ जी, आपको स्ट्रोक हो गया, आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस या तो नहीं हुई या हुई और आपने उसको सॉर्ट कर लिया। अब आपका मरीज़ जो है वो या तो बेहतर हो गया, उनके ट्रीटमेंट में जाएंगे तो एक ट्रीटमेंट वो होता है ना कि आपको स्ट्रोक हुआ है और कुछ घंटों बाद यू आर बैक टू नॉर्मल। या एक दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपका मरीज़ बेहतर नहीं हो सका क्योंकि उसको ट्रीटमेंट टाइमली ना मिल सका हो। अगर तो ट्रीटमेंट उनको टाइमली नहीं मिला और वो बेहतर नहीं हो सके, उनकी कमज़ोरी जिस्म के हिस्से की बाकी रहती, तो उसमें फिर डिफरेंट किस्म की और कॉम्प्लिकेशंस होने के ख़तरे होते हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ निगलेक्ट की जाती है वो है न्यूट्रिशन। जिस बंदे को फॉलेज का अटैक हो जाता है उसकी न्यूट्रिशन रिज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको दोबारा से खुराक देना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न क्या है? आपकी बॉडी ने रीजनरेट होना है, आपकी बॉडी ने इस डिज़ीज़ को फाइट करना है। लाइक एनी अदर डिजीज़, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डिजीज़। तो इस डिज़ीज़ को फाइट करने के लिए यू नीड न्यूट्रिएंट्स, और अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे बॉडी को, बॉडी आपकी बिस्तर में पड़ी रहेगी तो इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। चलने फिरने के तो खैर वीक होती हैं, सांस लेने के मसल्स वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो उसमें किया जाता है कि नाक के ज़रिए ट्यूब डाली जाती है जो कि आपके पेट में जाती है और उसमें खुराक दी जाती है, और उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल किए जाएँ, विटामिन शामिल किए जाएँ ताकि वो सारी कमी पूरी हो जाए। स्वॉलोइंग में मैंने आपको पहले बताया मसला हो जाता है। स्वॉलोइंग के मसले में ये होता है कि फिर कई दफ़ा थूक जो है वो सांस की नाली में चला जाता है। तो जिन लोगों को खांसी नहीं आ रही, जिन लोगों का थूक गलत रास्ते जा रहा है, जिन लोगों को सांस में दुश्वारी हो रही है या चेस्ट की इन्फेक्शंस उनकी ख़त्म नहीं हो रही, उनको कई दफ़ा गले के अंदर ट्यूब भी डालनी पड़ती। एक्सट्रीम सिनेरियो, अक्सर स्ट्रोक के मरीज़ों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, लेकिन कई दफ़ा ये चीज़ देखने में मिलती भी। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक ब्रेन के किस हिस्से में हुआ है। अगर तो ब्रेन के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हो जाए तो इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सांस की नाली भी परमानेंट या सेमी परमानेंट तौर पे डालनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रोक के मरीज़ों को होती है, उनकी टेम्परेचर और उनके ब्लड की शुगर की मैनेजमेंट वो सही नहीं होती। जब आपको स्ट्रोक होता है तो इनिशियल पीरियड में आपकी ब्लड की शुगर ऊपर चली जाती है,
इसी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है तो ब्लड शुगर ऊपर जाती है। अब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए दैट इज़ बैड फॉर योर ब्रेन और हीलिंग को रोकती है, इनहिबिट करती है। डायबिटीज़ के ऊपर एक पूरी सीरीज़ मैंने रिकॉर्ड कराई हुई है, वो ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज़ हार्मफुल। ब्लड शुगर कंट्रोल करना और टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर नहीं कंट्रोल होगा तो हीलिंग डिले हो जाती है। इसके अलावा अगर हीलिंग डिले होगी तो आपकी रिकवरी पूरी नहीं होगी। तो कुछ लोगों में या तो रिकवरी होती नहीं है, मतलब उनके फॉर एग्जांपल एक बाजू जो सोया या टांग जो सोई उसमें ताकत कभी वापस नहीं आती, और कुछ लोगों को पार्शियल रिकवरी होती है कि उसमें थोड़ी सी वीकनेस रह जाती है लेकिन बाकी ताकत वापस आ जाती है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेन जो है इसके पास इमेंस पावर है कि ये रीजनरेट कर लेता है और ये नई चीज़ें लर्न करता है। तो अगर आप फिजियोथेरेपी करा के अपने बॉडी के मसल्स को यूज़ करा के अपने ब्रेन को सिखाएंगे कि हमने इस बॉडी की मसल कैसे यूज़ करना है, तो ब्रेन के अंदर एक पावर होती है उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, उसकी बदौलत वो नई चीज़ें लर्न कर लेता है। लेकिन अगर ये फिजियोथेरेपी टाइमली नहीं होगी तो ये कुव्वत वापस नहीं आएगी, और ये कुव्वत वापस नहीं आएगी तो फिर यू आर लेफ्ट वीक फॉर लाइफ। अगर एक मरीज़ बिस्तर पे पड़ा रहेगा तो आमतौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त या मैं लेट भी जाऊँ या आप सो भी रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एक पोस्चर में पड़ी रहती है, आपकी स्किन को ब्लड सप्लाई जारी होती है। जब एक पोस्चर में बहुत देर तक पड़े रहें तो स्किन की ब्लड सप्लाई उस एरिया में जो ब्रेड के साथ प्रेस हुआ है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ब्लड सप्लाई ख़त्म होगी तो वहाँ पे स्किन डेड होना शुरू हो जाएगी, स्किन डेड होगी तो उधर अल्सर बन जाएगा, अल्सर बनेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी। अगर स्किन का जख्म बन जाए उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकती है। तो स्ट्रोक के मरीज़ को, फॉलेज के मरीज़ को बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हर 2 से 4 घंटे बाद करवट तब्दील की। यहाँ की नर्सें जो स्ट्रोक वार्ड में होती हैं इस चीज़ का खास ख्याल रखती हैं कि स्ट्रोक के मरीज़ की करवट बार बार तब्दील की जाती है ताकि उसको इस तरह, इसको बेड सोर कहा जाता है कि उसको बेड में पड़े रहने की वजह से ज़ख्म ना बन जाए। इसके अलावा जो लोग बेड में पड़े रहते हैं उनमें, और ऑब्वियसली उनको स्ट्रोक भी हो गया, वो बेड में पड़े हैं, उनकी खुराक नॉर्मल नहीं है तो उनको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनके बड़े पेशाब का मामला चलता रहे। और जो लोग फिर ऑब्वियसली जिन लोगों को स्ट्रोक होता है और बेड में पड़े रहते हैं अगर, तो उनका पेशाब भी रुक सकता है। तो अगर उनका पेशाब रुकता है तो उसके लिए उनको कैथेटर डाला जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पेशाब की इन्फेक्शन के। तो पेशाब के इन्फेक्शन उसके चांसेस बढ़ सकते हैं और कब्ज़ हो सकती है आपको बेड पे बहुत अरसा पड़े रहने की वजह से। कुछ लोग जो होते हैं जिनकी कुव्वत मसल्स की मूवमेंट की तो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो चलना शुरू होते हैं तो उनका बैलेंस की पावर उनकी वापस नहीं आती। तो जब वो चलते फिरते हैं तो उनको बैलेंस करने में मसला होता है, उनको बैलेंस में क्योंकि मसला होता है तो उनके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो गिरेंगे तो फिर अगेन वही होता है कि ये आपकी टांग की हड्डी टूट सकती है, हेड इंजरी दोबारा हो सकती है, दैट इज़ नॉट सेफ। तो इस वजह से अगर इन लोगों को, जिन लोगों को बैलेंस का मसला होता है उनके लिए अगेन फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करते हैं और उनसे एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से स्ट्रोक का जो मरीज़ होता है जिसको फॉलेज हो जाता है उसको फिजियोथेरेपी की इनपुट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत अरसे तक आप अपनी बॉडी का एक बाजू या एक टांग मूव ना कर सकें तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स बनने का मतलब होता है वो जिस्म का हिस्सा अकड़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये बाजू मेरा जो है ये इस पोस्चर में पड़ा रहेगा काफ़ी अर्से तक और इसकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका मसल सिकुड़ेगा और ये बाजू इस फॉर्म में फिक्स हो जाएगा। फिर अगर उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगा। तो अगर कोई ऐसा मसला हो गया जिसमें आपको परमानेंट वीकनेस हो गई है किसी लेग की, लिम्ब की, पाँव की, तो उसके लिए स्प्लिंट मिलते हैं, वो स्प्लिंट लगाए जाते हैं ताकि बॉडी के कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो और बॉडी अकड़े ना। अगर स्ट्रोक आपकी बिनाई वाले हिस्से को ब्रेन के इफेक्ट करेगा तो आपकी बिनाई को भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बिनाई को हो रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको अपने ऑप्टिशियन से, अपने आंखों के डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। वो उसको आपको डिफरेंट किस्म की एडवाइस दे सकते हैं और आंख बिनाई के प्रॉब्लम की वजह से भी आपका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। स्पीच वापस नहीं आती कई दफ़ा, और अगर स्पीच वापस ना आए तो फिर ऐसा ऐसा आपको सिखाया जाता है। लोग कुछ लिख के बात कर लेते हैं, कुछ इशारों से बात कर सकते हैं। तो सब कुछ जो कि आपको इनिशियल स्ट्रोक की वजह से वीकनेस वगैरह चली थी, तो वो कॉम्प्लिकेशंस कंटिन्यू हो सकती हैं। और नंबर 2 ये कि उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि स्ट्रोक आपको क्यों हुआ। अगर आप अगेन मेरी स्ट्रोक वाली फॉलेज वाली वीडियो जाके देखें तो उसमें मैंने बताया कि स्ट्रोक आपको होता है कि ब्लड की सप्लाई आपके ब्रेन में ख़त्म होगी। ब्लड की सप्लाई एक आम बंदे में, हेल्दी बंदे में वैसे खाम खान तो ख़त्म नहीं होती। तो ब्लड की सप्लाई ख़त्म होने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं।
इसमें एक रीज़न ये होती है कि आपकी ब्लड वेसल्स में कोई मसला, कोई डिजीज़ चल रही है। अगर आपकी ब्लड वेसल्स में कोई डिजीज़ चल रही है तो ये ऐन मुमकिन है कि वही डिजीज़ आपकी दिल की ब्लड वेसल्स में भी चल रही हो, गुर्दों की ब्लड वेसल्स में भी, आंखों की ब्लड वेसल्स में भी, बेसिकली आपकी बॉडी की किसी भी ऑर्गन की ब्लड वेसल्स में वही डिजीज़ चल रही होती है। तो जिन लोगों को स्ट्रोक होता है उनको इन फ्यूचर हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी होते हैं, उनको कई दफ़ा तो स्ट्रोक में आपको पहली दफ़ा पता चलता है कि आपको शुगर का मर्ज भी है। वंस यू आर डायग्नोज विद स्ट्रोक तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल किया जाता है, आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपके खून में चिकनाई की मिकदार कम होती है, और आपके दिल की भी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं ताकि अगर कोई मसला उस साइड पे चल रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बट इन द लॉन्ग रन, जैसे मैंने कहा कि यू आर स्टिल रनिंग द रिस्क ऑफ डैमेज टू योर हार्ट, डैमेज टू योर किडनीज, अगर आपकी ब्लड वेसल की डिजीज़ साथ साथ चल रही है। इसी तरह कई दफ़ा स्ट्रोक इस वजह से होता है कि आपके दिल की धड़कन इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से दिल में खून जम जाता है, और अगर दिल में खून जमने की वजह से स्ट्रोक हुआ है तो वही जो जमा हुआ खून ब्रेन की तरफ गया था, वही जमा हुआ खून आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपकी टांग की रग को ब्लॉक कर देगा जमा हुआ खून, तो आपकी टांग में दर्द होगी, उसको खून की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, और उसको भी अगर 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व ना किया जाए, वैसे तो एकदम से सॉल्व करना होता है, लेकिन 2 से 4 घंटे के अंदर सॉल्व ना किया जाए, टांग का मसल मर जाएगा, फौत हो जाएगा, और फिर टांग काटनी पड़ती है। इसी तरह अगर ये ब्लड क्लॉट, जैसे अक्सर हमारे हॉस्पिटल्स में होता है, हमारे पास मरीज़ आते हैं शदीद पेट में दर्द हो रहा है, वही अगर ब्लड क्लॉट आंतों में चला जाए, पेट में चला जाए, तो आपकी आंतरें जो हैं वो डाई होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर खून की सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है, और फिर ऑपरेशन करके उन आंतों को निकालना पड़ता है। हेंस बताने का मकसद ये है कि कॉम्प्लिकेशंस जो आपको एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलेज हो सकती हैं, वो तो कुछ इस वजह से हैं क्योंकि आपको फॉलेज हुआ है, आपके ब्रेन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कुछ इस वजह से होंगी कि भाई आपको जब फॉलेज हुआ तो आप गिरे, आपको चोट वगैरह लगी, कुछ इस वजह से होंगी कि आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक्स आपके बिस्तर पे पड़े रहने से, खाना ना खाने से, और छाती के एक्सरसाइजेज ना करने से, फिजियोथेरेपी ना करने से जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे डेवलप हो सकती हैं जो आपके दिल की या ब्लड वेसल्स की डिजीज़ की वजह से चल रही होती हैं, और उनको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपनी सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखें। अभी के लिए यही ब्रीफ वीडियो। इफ़ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन तो कमेंट्स में काइंडली मुझे बताएं। टू माय नॉलेज अभी ये ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया, कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया, वो पाकिस्तान में इस हद तक कॉमन अभी भी नहीं हुआ, और अगर आप लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद दे हैव रिकवर्ड फुली, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। लास्ट टाइम आई प्रैक्टिस मेडिसिन इन पाकिस्तान वॉज 8 years ago है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यूजफुल, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मेरे मज़ीद चैनल भी हैं यूट्यूब पे जिसमें मैं डिफरेंट किस्म की बातें करता हूँ, और ऑब्वियसली उनका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनका लिंक भी मिल जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।